वजह से हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ता कोरोना चिंता का विषय है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद पाया है कि ये कम खतरनाक है और उसके लक्षण भी हल्के हैं। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर मना करते हुए उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा। साथ ही केजरीवाल ने अपील की है कि घरों से तभी बाहर निकलें जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, और अगर घरों से बाहर निकलें भी तो मास्क लगाएं और कोविड नियमों का पालन करें। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जरूरत है कि लोग सावधानी बरतें। तो वहीं देश भर में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। वहीं प्रदेश भर में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में हर रोज भारी इजाफा हो रहा है। उधर रोहतक पीजीआई में कोरोना का विस्फोट हुआ। आलम यह है कि पीजीआई के डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ और गर्ल्स हॉस्टल में भी कोरोना का कहर देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। हेल्थ केयर वर्कर जो है हमारे काफी पॉजिटिव आए हैं। देश के साथ साथ हरियाणा में भी कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 3,541 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी कोरोना के चलते हो गई। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो वहीं रोहतक पीजीआई में निकल रहे कोरोना के मामले भी प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। पिछले 4 दिनों से लगातार पीजीआई हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हेल्थ वर्करों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पीजीआई प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। हाल ही के दिनों में 4 दिनों में अब तक पीजीआई के 50 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें कार्यरत 26 हेल्थ वर्कर्स में से रविवार को 18 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि शनिवार को 31 हेल्थ वर्कर में से 16 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इस अफरा तफरी में सभी कोरोना पॉजिटिव हेल्थ वर्कर्स को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। रोहतक पीजीआई प्रशासन ने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया, जहां टेस्ट और एडमिट का काम किया जाएगा। इस विपदा की घड़ी में राहत भरी खबर ये भी है कि कोई भी मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव नहीं मिला। डॉक्टर ईश्वर एमएस रोहतक पीजीआई ने कहा कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है। संक्रमण के बीच पीजीआई में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए, जिसमें से 2 मरीज आईसीयू में भर्ती रहे। जानकारी के अनुसार एक मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। कई डॉक्टर और मरीज कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद पीजीआई प्रशासन ने सख्त फैसला लेते हुए सोमवार से सामान्य ओपीडी को बंद करने का फैसला लिया। वहीं सिर्फ 4 विभाग की ओपीडी खुली रहेगी, बाकी ऑनलाइन मोबाइल पर सलाह ले सकते हैं। सरकार की गाइडलाइन के बाद हेल्थ वर्कर या 90 दिन से ज्यादा बुजुर्गों को सोमवार से बूस्टर डोज भी लगनी शुरू की जाएगी। तो हमारे पास जो एडमिशन है वो अभी तक 7 ही पेशेंट हैं, जिसमें से जो 2 पेशेंट आईसीयू में हैं हमारे पास। बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जिनको हॉस्टल में नहीं रख सकते क्योंकि वो नॉन कोविड जो है पेशेंट्स के साथ मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए उनको आइसोलेट किया हुआ। बाकी अभी कोई सीरियस पेशेंट नहीं आया है, 2 ही पेशेंट हैं हमारे पास जो आईसीयू में। डॉक्टर साहब, हेल्थ केयर वर्कर जो है हमारे काफी पॉजिटिव आए हैं,
कल तक हमारे पास 31 हेल्थ केयर वर्कर आए थे, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही थे। आज फिर जो है 26 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए हैं और 18 हेल्थ वर्कर जो है और पॉजिटिव आए हैं अभी, जिसमें मैक्सिमम लोग डॉक्टर ही हैं। अभी ओपीडी चल रही थी, जो हमारे ऑब्वियसली हेल्थ वर्कर थे जो एक्सपोजर हुए हैं इनके ओपीडी के दौरान या जो आ रहे हैं अभी, इतना एकदम जो है क्योंकि इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, इन्हीं को देखते हुए आज हमने डिसीजन लिया है कि अब जो है हम पहले तो ओपीडी कर्टेल करी थी, अब हम ओपीडी बंद करने जा रहे हैं। तो 4 डिपार्टमेंट को छोड़ के जो जिसमें कोविड के पेशेंट आते हैं, जैसे गायनी है और जो मेडिसिन है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन है और पीडियाट्रिक्स है, इन डिपार्टमेंटों को छोड़ के, और इन डिपार्टमेंटों में भी हमने रिस्ट्रिक्टेड रखा है, 300 नंबर रखा हुआ है। रोहतक पीजीआई के गर्ल्स हॉस्टल में 35 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली, जिसके बाद पीजीआई प्रशासन की मुसीबत बढ़ चुकी है। छात्राओं की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पीजीआई प्रशासन ने महिला हॉस्टल को तत्काल प्रभाव से खाली कराने के आदेश दिए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। रोहतक से हर खबर के लिए संवाददाता राजू राज की रिपोर्ट। तो वही कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की जेलों में भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जिसके तहत रेगुलर मुलाकात बंद कर दी गई है ताकि जेलों में कोरोना न फैल सके। साथ ही जेल के स्टाफ को भी कम से कम बाहर जाने की हिदायत दी गई है। वहीं नए कैदियों को भी क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद जेलों में लाया जा रहा है। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब में पीएम की सुरक्षा के चूक के मामले पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पाई तो आम आदमी को कैसे सुरक्षा मिलेगी। इसके परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। पिछली बार जो हमने करा था, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई मैसेज नहीं आएगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से ये था कि सब कैदियों को बाहर भेजो, तो उसमें कुछ हमने मॉडलिटीज तय करी थी। उसमें एक हाई कोर्ट के हमारे जज थे, ऑनरेबल राजेंद्र जी, वो थे, हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे डीजीपी थे और एक एलआर थे, चारों ने मिलकर डिसाइड करा था। अगर हमें लगता है कि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उनकी डायरेक्शन आएंगी, उनकी डायरेक्शन आने के बाद ही करें। भी सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए। वैसे हमने अपने आप करा है कि जो अंदर हैं उनसे एक तो मुलाकात बंद कर दो सबकी, सब लोगों से आजकल जो रेगुलर मुलाकात होती है बंद कर दी, और इसके बाद जो स्टाफ के मेंबर हैं वो बाहर कम जाएं। बाहर के लोगों का तो आना होता ही नहीं, और जो नए कैदी आ रहे हैं उन्हें पहले उन्हें चेक करके आइसोलेशन में रखें, उसके बाद अंदर जाने दें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जो रास्ते में जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण रहा, एक प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाने के लिए वो कॉरिडोर नहीं दे सके, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था। जब प्रधानमंत्री को भी देश में अगर ये सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर आम आदमी को कहेगी ये सबसे बड़ा सेंसिटिव मामला है। मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग बहुत रिवर्ट करेंगे, इसका उल्टा रिएक्शन होगा। कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं रहेगी, अब फाइट रहेगी बीजेपी और जो अमरिंदर सिंह की, इनकी जो अलायंस है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उसमें, और आम आदमी पार्टी और जो किसान संगठन जो कह रहे हैं बना है, उसी मेरे कांग्रेस बात है। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो समीक्षा बैठक कर रहे थे कोरोना को लेकर, वो अब खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बैठक में अधिकारियों के साथ वो चर्चा कर रहे थे और साथ ही साथ इस बैठक में तमाम बड़े मंत्री भी मौजूद थे और देश की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम की समीक्षा बैठक खत्म हुई। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। पीएम ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की और प्रधानमंत्री ने तैयारियों को लेकर कहा वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया जाए। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए। पीएम की समीक्षा बैठक खत्म हुई। बड़ी जानकारी। पीएम ने कोरोना पर इस बैठक में समीक्षा की और प्रधानमंत्री ने तैयारियों को लेकर कहा कि वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया जाए। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन तेज हो।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, तो वहीं पुलिस भी उन निर्देशों का पालन करते हुए मास्क न पहनने वालों के प्रति सख्ती बरत रही है और पुलिस मास्क न पहनने वालों के जगह जगह चालान भी काट रही है। यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक पर डीएसपी प्रमोद कुमार के साथ महिला पुलिस कर्मचारी कुसुम ने जहां मास्क न पहनने वालों के चालान काटे, तो वहीं लोगों को जागरूक करते हुए यहां मास्क बांटे भी गए। डीएसपी प्रमोद कुमार का कहना है कि वो लगातार लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को देखकर ही कुछ लोग चालान कटने के डर से मास्क पहनते हैं, लेकिन ये लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना से बचाव के लिए सभी गाइडलाइंस का पालन करें। रोज रैंडम चेक करती है और मास्क के चलान कर रहे हैं और लोगों को बार बार इस बारे में जागरूक किया जा रहा है भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने और मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, कुछ को समझाया जा रहा है और कुछ आदमियों का चलान किया जा रहा है। मैक्सिमम लोगों को समझाया भी जा रहा है और चलान भी किया जा रहा है। और शाम को 6 बजे के बाद अगर कोई दुकानदार के तो उसके दुकान को खुला मिलता है, उनके चलान किए जाते हैं। वहीं पानीपत के असंध रोड स्थित पेट्रोल पंप पर कार सवार युवक ने लाठी से जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान युवक ने पंप संचालक के पिता के साथ भी मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप संचालक अनिल सेठिया ने बताया कि रोज की तरह बीती रात पेट्रोल पंप पर कर्मचारी काम कर रहे थे। उनके पिता भी पंप पर मौजूद थे। तभी कार में एक युवक वहां पर आया और पंप के सामने उसकी गाड़ी गड्ढे में फंस गई। काफी कोशिश के बाद भी गाड़ी नहीं निकली तो उसने गाड़ी से लाठी निकालकर पेट्रोल पंप की मशीनों के साथ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर सबके साथ मारपीट की और उनके पिता को भी घायल कर दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस युवक ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। पेट्रोल पंप पर युवक की गुंडई सामने आई जहां पर उसकी गाड़ी एक गड्ढे में घुस गई और जब काफी प्रयास के बाद गड्ढे से बाहर गाड़ी नहीं आई तो युवक ने गुस्से में अपनी गाड़ी से लाठी निकाली और पेट्रोल पंप पर जमकर लाठियों से वार किया। रात को 10 बजे करीब भाई छोटा पंप पे बैठा था। एक लड़का जो आया नशे में धुत था, उसने उसकी गाड़ी फंसी हुई थी, उसको निकलवाने की कोशिश की, निकली नहीं वो गाड़ी। उसके बाद उसने गाड़ी में से लाठी निकाल के मशीनों को तोड़ा फोड़ा और हमारे को चोट भी मारी। पिताजी की आंख पे चोट मारी है और उसके बाद हमने 112 पे फ़ोन करा, पुलिस आ गई। उनके खिलाफ हमने लिख के दिया है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुमार ने शिकायत दी है जी सेतिया पंप पे एक लड़के ने मारपीट करी है, तोड़ फोड़ करी है, उनके साथ मारपीट कर गया और फिर जो मारपीट करके जान से मारने धमकी देता वो भाग गया। ये जो इन्होंने अब दरखास्त दी है, जो कार्रवाई बनी उसकी कार्रवाई करने लग रही। कितने बजे घटना थी और किस पे आए थे, क्या कैसे? ये रात 10 बजे की घटना थी और अपनी गाड़ी लेके आया था, जो गाड़ी फंस गई थी नाले में, उसकी वजह से इनकी कुछ कहा सुने। उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया था, उन्होंने मारपीट शुरू उसने रात को 10 बजे। चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां साइबर पुलिस ने पीजी संचालक सहित 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अपराधियों ने पीजी संचालक के साथ मिलकर लड़कियों के बैंक खाते खुलवाए और फिर उनकी बैंक किट्स 9,000 रुपए तक साइबर अपराधियों को बेच दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी जांच शुरू कर दी है। लड़कियों को शक हुआ कि और एक लड़की के मेल भी आए जिसमें उसको ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई दिखाई गई। तो इसमें हमने हितेश को गिरफ्तार किया। हितेश ने डिस्क्लोजर में अपने बताया कि वो एक लड़का है मोनू, जिसके लिए ये काम करता है। ये ओरिजिनल जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको अकाउंट्स की ज़रूरत होती है उनके लिए अकाउंट्स ओपन करते हैं और उन जो किट्स आती हैं उन किट्स को ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो मेन उन तक ये पहुंचाते हैं।
हितेश ने जो किट्स इसको मुहैया हुई 16 किटें वो मोनू को वहीं चरखी दादरी के महाराणा प्रताप चौक से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 सगी बहनों सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 150 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया। यूनिट के प्रभारी उप निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि तस्करों की पहचान अक्षय, नवीन और 2 सगी बहनों गुलबदन, सुनीता के रूप में हुई है। चारों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अक्षय को रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान उससे तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। हमारे एसआई प्रेम कुमार की टीम ने अपने ये घोड़ा चौक पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि जय महाराणा प्रताप घोड़ा चौक पर जो इंफॉर्मेशन मिली थी कि जय कॉलोनी के अक्षय, नवीन, गुलबदन, सुनीता वगैरह एक तस्कर है। ये काफ़ी मात्रा में दिल्ली से हीरोइन चिट्टा लेकर पीछे उतरकर जय कॉलोनी जाएंगे। अगर उनको मौके पर काबू किया काफ़ी मात्रा में मिल सके, इसी सूचना के आधार पर हमारी टीम में प्रेम कुमार की टीम ने मौके पर महाराणा प्रताप चौक पर दबिश। वहीं जींद में बस का किराया बढ़ने पर लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दरअसल अब जींद से चंडीगढ़ जाने वालों को 15 रुपए ज्यादा देने होंगे। वहीं रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है कि जीरकपुर के पास अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते चंडीगढ़ से आते समय बसों को 11 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसके चलते किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं यात्रियों का कहना है कि जो किराया बढ़ाया है इससे यात्रियों की जेब पर काफी असर पड़ेगा। साथ ही कहा कि पहले ही आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है और अब ये किराया बढ़ा दिया गया। इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। से जाते समय 235 रुपये है और वापसी में पंचकुला की गाड़ी आती है, 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसके किराया बढ़ा 15 रुपये, आते हैं 250 रुपये किराया। आसान तो है, लेकिन रोडवेज को भी तेल ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए तेल ज़्यादा लगता है तो किराया बढ़ा। चलिए अब रुक करेंगे सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक हुई खत्म, कोरोना को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, घबराएं नहीं, कोविड नियमों का करें पालन। प्रदेश में नहीं थम रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में मिले 3,541 कोरोना संक्रमित। गुरुग्राम में 1,450, फरीदाबाद में 480 और पंचकुला में मिले 415 नए केस। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी चेतावनी, कहा नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी रहेगी लागू। अवैध चौटाला ने खाद के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा खाद की कालाबाजारी सरकार की नाकामी, किसानों के मुद्दे पर यूपी में सपा के पक्ष में चुनाव प्रचार की कही बात। पानीपत के एसएन रोड स्थित पेट्रोल पंप पर युवक ने लाठी से की तोड़फोड़, पंप संचालक के पिता के साथ भी की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। फतेहाबाद के शास्त्री नगर में भरभराकर गिरी मकान की छत, मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, गर्भवती महिला हुई घायल, बारिश की वजह से हुआ हादसा। चलिए अब रुक करेंगे खबरों का। कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला की अच्छी पहल सामने आई। कड़कड़ाती ठंड और भारी बरसात के बीच पुलिस अधीक्षक ने
यहाँ पर नाकों पर खड़े जवानों की सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें गर्मा गर्म चाय पिलाई। जवानों ने पुलिस अधीक्षक को शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में रात को पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा नाइट डोमिनेशन के आदेश प्राप्त हुए थे, जहां आदेशों का पालन करते हुए नाइट डोमिनेशन में नाके लगाकर यहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी पुलिस द्वारा, जिस दौरान आपको बता दें कि यहां पर ये नजारा देखने को मिला। चलिए अब खबर चरखी दादरी से है, जहां मंदोला गांव के निवासी पूजा सांगवान ने पुणे में आयोजित 39वीं सीनियर नेशनल नौकायन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर नाम रोशन किया। वहीं गांव वालों ने पूजा के लौटने पर उसका फूल मालाओं से स्वागत किया और महिलाओं ने हरियाणवी गीतों को गाकर नाच गाकर पूजा के मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की। रोइंग चैंपियनशिप थी, पूना में हो रही थी ये जो, और इसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। मैं कई सालों से 2013 से रोइंग में आई हूँ और मैं हर बार मेडल लेके आती थी, पर मेरे हमेशा सिल्वर ही लग के रहा। इस बार मेरा एट लास्ट मेरा गोल्ड के लिए चांस हुआ। ऑल्दो मैं इसके गेम के थ्रू ईसाई में सेलेक्ट हो गई हूँ एज ए कोच, और जो कि मैं आगे जो भी जनरेशन है उनको भी यही करूँगी कि जरूरी नहीं है कि तुम अकेले अगर पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हो तो तुम कुछ कर नहीं सकते। एक ना एक बच्चे के अंदर खूबी होती है, या तो खेल या फिर पढ़ाई। ये हमारे गांव की लड़की है, नौकायान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसने फर्स्ट पोजीशन रही और सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव न करते हुए सबको बराबर मान। वहीं फतेहाबाद के शास्त्री नगर में एक घर की छत भर कर गिर गई। कमरे में सो रहे एक शख्स की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि वहीं मौजूद एक गर्भवती महिला को चोटें आई हैं। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे दबने से मौत का शिकार हुए 55 साल के माखन सिंह अपने ससुराल आया हुए थे और 18 जनवरी को उसके लड़के और लड़की की शादी होनी थी। घटना के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए पड़ोसी ने बताया कि घर की छत कच्ची थी। बीते दिनों हुई बरसात की वजह से छत कमजोर हो गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। छत अपने आप गिर गई भैया, पता नहीं अपने आप। अंदर बैठे थे बंदे, जो बैठे थे ना, एक लेडीज थी, खान पीने लग रहे थे वो 2-3 बंदे थे। प्रेग्नेंट थी उसमें। हाँ, वो तो उसको तो बचा रही थी, ठीक है। वो दब गया बेचारा, उसको आधे घंटे बाद निकाला। लेडीज के सिर पे लगी है, ठीक है ना। इतनी पता नहीं अपने आप गिर गई छत। ये कुछ ऐसी बात हुई, छत गिर गई थी और 2 लड़कियां उसके, 2 लड़के हैं, उसकी शादी थी। अब उसके 18 तारीख को उसकी लड़की और लड़के की, और इसलिए वो छत गिर गई। एक उसकी प्रेग्नेंट थी लेडीज, वो तो घायल होगी, और एक वो जो खुद था वो मर गया, और एक बंदा जो वो तो बच गया। थी तो फतेहाबाद में ये हादसा हुआ, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत हो गई। वहीं एक गर्भवती महिला घायल बताई जा रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और साथ ही परिवार वालों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं सोनीपत में गीता भवन फ्लाईओवर पर प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आई। दरअसल यहां पर आपको बता दें कि एक के बाद एक ही तस्वीर देखने को मिली। तो आपको बता दें कि ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कल और आज की हैं। कल भी बारिश की वजह से ये फ्लाईओवर धंस गया था, जिसमें ट्रक का टायर फंस गया था। ट्रक निकालने के बाद रोड़ी डालकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज फिर फ्लाईओवर धंस गया। सूचना मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर ललित सिवाच खुद यहां पहुंचे जायजा लेने के लिए और जल्द ही पुल की स्थायी तौर पर मरम्मत करने का आश्वासन दिया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की, जब ये पोल खुलती हुई नजर आई। प्रशासन की तरफ से जो दावे और वायदे किए जाते हैं, ये किस तरीके से खोखले साबित हुए, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फिर से धंसा फ्लाईओवर।
ये तस्वीरें आप कल और आज की तस्वीरें देख रहे हैं। एक्चुअली ये 2014 में पुल बना था। उसके बाद जब नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ तो नेशनल हाईवे को ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद अल्टरनेट बनने के बाद फिर DNR के पास आ गया दोबारा। तो तीनों एजेंसी की हमने मीटिंग कॉल कर ली है, NHAI की, DNR की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। बजट एस्टीमेट बना दिया गया है, जल्दी से काम शुरू कर दिया जाएगा। टेम्परेरी काम शुरू कर दिया है। चलिए अब खबर भवानी खेड़ा से है, जहां पर वार्ड नंबर 3, 4 और 5 की मुख्य गलियां बारिश के पानी से जलमग्न होती हुई नजर आई, जिससे वार्ड वासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि तकरीबन 1 से 1.5 फीट तक पानी उनके घरों के आगे भर गया है, जिससे रोड पर बने गहरे गड्ढे भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। समस्या तो ये हर साल होती है, बारिश जब भी हो है गली में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसा आप देख रहे हो गली में बहुत परेशानी है। 10 साल से ये गली ना बनी है, फाड़ के घेर दी, ना कोई इसका मेंबर है। जो इस गली के 3 मेंबर हैं इस वार्ड में, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितने नंबर वार्ड है ये गली जो है 5 नंबर भी लगता है, इसमें 3 नंबर भी और 4 नंबर। आसीचुंगी पे जो भवानी खेड़ा गांव में आसीचुंगी पे आसी की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पे पानी का ठहराव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तकरीबन 1-1.5 फुट पानी खड़ा है, जो कल तक बारिश हुई थी उसके कारण। और पानी निकलने का कोई समाधान नहीं है अभी तक। तो शिकायतें भी कई बार की गई। शिकायतें तो काफ़ी बार कर चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।